अब गाइस कवर कर रहे हैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स को। तो बताया जा रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर अमरकंटक में 3 दिवसीय मां नर्मदा महोत्सव 2020 का शुभारंभ किया। यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, मां नर्मदा महोत्सव 2020 जो है वो कहां पर शुरू हुआ, अमरकंटक में। और अमरकंटक लोकेशन एक ऐसी है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ओरिजिन होती है नर्मदा नदी का, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश भारत के जंगल बहुल राज्यों में यानी कि जंगल डोमिनेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण राज्य है। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जंगल वाले एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में एरिया वाइज मध्य प्रदेश जो है वो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज, राइट। और मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों की बहुतायत यानी कि अबंडेंस, भारी मात्रा में पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सबसे खास पर्यटन स्थल में से एक है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है और काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आकर विजिट करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा नेशनल पार्क, अब बात हो रही है कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। तो कान्हा नेशनल पार्क शेर, बाघ के साथ साथ कई प्रकार के जंगली जानवरों का निवास स्थान है। यह पार्क 300 से अधिक प्रजातियों के साथ विभिन्न प्रकार के वन जीवों और कई पक्षी जीवों की मेजबानी करता है। यानी कि बहुत सारी बर्ड की स्पीसीज भी हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। लगभग 300 से ज्यादा हम लोग को स्पीसीज यहाँ पर नजर आती है, देखने को मिलती है, राइट, मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? कान्हा नेशनल पार्क में। आगे की चर्चा करते हैं। और भेड़ाघाट, सांची, ओरछा, महेश्वर, पचमढ़ी, मांडू, भीमबेटका, ओमकारेश्वर, होशंगाबाद, भोजपुर, मही, अमरकंटक, शिवपुरी, कूनो पालपुर वन जीव अभ्यारण्य यानी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कूनो पालपुर, राइट। और विदिशा मध्य प्रदेश के ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन्हें देखने के बाद ही इनका महत्व साझा किया जा सकता है। तो ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये ध्यान में रखना कि कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। अब आगे की बात करते हैं। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 का अप्रूवल, अनुमोदन कर दिया है, राइट। तो ये वाली चीज भी ध्यान में रखनी है। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति को अप्रूवल दे दिया गया है। सरकार ने मध्य प्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करना तय किया है। यानी कि टारगेट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में फिल्म्स वगैरह बने, इसके लिए जो है वो मतलब वेरियस फंडिंग वगैरह की जा रही है। अलग अलग जगह पर जो प्लेसेस हैं उनको अच्छा बनाया जा रहा है, जिससे कि फिल्म प्रोड्यूसर वगैरह, डायरेक्टर वगैरह इंटरेस्टेड हो और यहाँ पर आए मध्य प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए। इस नीति के अनुसार राज्यों में फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार सृजन किया जाएगा। तो कहीं पर भी फिल्म की शूटिंग होगी तो वहां पर रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। लोकलाइट जो है वहाँ के, उनको जॉब्स वगैरह मिल जाएगी मूवी में, फिल्म्स में। और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट भी वहां पर होगा लोगों का। और इसके अलावा फीचर फिल्म, टीवी सीरियल, टीवी शो, वेब सीरीज, वेब शो, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए वित्तीय अनुदान के जरिए मध्य प्रदेश में शूटिंग को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है, राइट। और मध्य प्रदेश के स्थानों के प्रचार प्रसार के लिए अधिक स्क्रीन टाइम के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था इस नीति में की गई है कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश जो है उसके अलग अलग जो एरियाज हैं, लोकेशन जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे ज्यादा से ज्यादा। तो इस पर भी कार्य चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, तो अलग से बजट जो है वो एलोकेट करके रखा है, फाइनेंस एलोकेट करके रखा है। स्पेशली मतलब इंटरनेशनल जो फिल्म मेकर्स होते हैं और इवन साउथ इंडिया के फिल्म मेकर्स जो टॉलीवुड वगैरह होती है उसके लिए भी, उनको भी अट्रैक्ट करने के लिए एक अलग व्यवस्था जो है वो की गई है। स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर वित्तीय प्रोत्साहन, अनुदान और भूमि आवंटन जैसी व्यवस्था की गई है। और प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं के लिए समय सीमा में अनुमित की गई सुविधा और सहायता देना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर फिल्म निर्माताओं को, जो फिल्म मेकर्स वगैरह जो हैं, उनको अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो समय के अनुसार, यानी कि बहुत ही जल्दी उनको वेरियस चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इवन प्रदेश शासन रियायती दरों पर एमपीएस टीडीसी, अब ये एमपीएस टीडीसी क्या है? तो मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टीडीसी। तो इसकी जो यूनिट्स है, एमपीएस टीडीसी की जो यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती है अलग अलग,
तो उसमें भी सेवा उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करेगी मध्य प्रदेश, वो भी रियायती दरों में, कम रेट में फिल्म मेकर्स को। तो फिल्म नीति क्रियान्वयन यानी कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए विशेष समर्पित फिल्म फैसिलिटेशन सेल का निर्माण भी किया गया, यानी कि एक सेल का निर्माण किया गया, एक यूनिट का निर्माण किया गया, बॉडी का निर्माण किया गया, आप ऐसा कह सकते हो, जो कि इस नीति को जो है वो इंप्लीमेंट करेगी। और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए फिल्मांकन अनुमति के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन की भी व्यवस्था की जाएगी, कि यानी कि समय रहते हुए जल्दी से जल्दी फिल्म मेकर जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकें वेरियस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के साथ। तो उसके लिए भी एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिससे कि मतलब फिल्म मेकर्स को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की परमिशन से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, अप्रूवल से रिलेटेड। और राज्य शासन फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो और कौशल विकास केंद्र के लिए राज्य में फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। और प्रदेश में बुनियादी ढांचे जैसे कि आवास और परिवहन यानी कि हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन का विस्तृत जाल बिछाया जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से हर एक जगह फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाएगी कि फिल्म मेकर्स अगर कहीं पर आते हैं किसी जगह पर, किसी स्पॉट पे, तो वहां पर रहने के लिए उनको व्यवस्था मिल सके और वहां तक पहुंचने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उनको मिल सके, जिससे फिल्म क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को आसानी होगी। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा शासन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आधारभूत ढांचे और सेवाएं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और संपत्तियों के नियम अनुसार फिल्मकारों को उपलब्ध कराया जाएगा। इवन बहुत सारी सर्विसेज भी, इवन हवाई जहाज वगैरह भी, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी और दूसरी प्रॉपर्टीज भी फिल्म मेकर्स को प्रोवाइड की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 मल्टी फंक्शनल है, बहुआयामी हम लोग को देखने को मिलती है और रोजगार के क्षेत्र में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। फिल्म क्षेत्र में काम करने वाले तकनीशियनों यानी कि टेक्नीशियंस के लिए भी यह अच्छा मौका होगा। आने वाले कुछ वर्षों में हमें इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने 26 फरवरी को धार जिले के ग्राम डही में 1085.20 करोड़ रुपए लागत की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना इरिगेशन स्कीम जो है, इसका इन्होंने शिलान्यास जो है वो किया है, फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है। इस परियोजना को 48 महीने में पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस परियोजना से धार एवं अलीराजपुर जिले के 106 गांव में लगभग 47,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी, साथ ही ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध होगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। तो यानी कि इरिगेशन स्कीम के थ्रू वाटर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है और इरिगेशन पर्पस के लिए कि क्रॉप्स वगैरह को पर्याप्त पानी जो है वो मिल सके और साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों को एक स्वच्छ पानी जो है वो मिल सके, यानी कि साफ सुथरा पीने लायक अच्छा पानी जो है वो मिल सके। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावद में 29 फरवरी से 1 मार्च तक मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन भी किया गया था। और एक हमला अभियान 2020 हमें देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इस वर्ष हमला अभियान 2020 का आयोजन 29 फरवरी से 1 मार्च 2020 के बीच हुआ, जिसमें 500 गांव के 2000 ट्रेन्ड वर्कर्स, प्रशिक्षित कार्यकर्ता 70,000 परिवारों में घर घर जाकर जल संवर्धन के लिए प्रेरित करेंगे। इन गांव में ग्रामवासी तथा देश भर के लोग शामिल होकर मध्य प्रदेश में इंदौर से करीब 150 किलोमीटर दूर झाबुआ के पास हाथी पांव पहाड़ी, तो हाथी पांव पहाड़ी ध्यान में रखना इंदौर के पास में है, राइट। तो ये जो पहाड़ी है यहां आकर अपने श्रमदान से 40,000 कंटूर ट्रेंच का निर्माण करेंगे। तो ये चीज यहां पर बताई गई थी और इन्होंने किया, राइट। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। शिव गंगा के संस्थापक सदस्य श्री महेश शर्मा पद्मश्री से सम्मानित हैं। वे कहते हैं यह झाबुआ के वनवासियों की अपनी मिट्टी के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और श्रद्धा का सम्मान है। मैं केवल निमित्त मात्र हूं। झाबुआ के वनवासी पूरी शक्ति के साथ अभी हमला 2020 के आयोजन में लगे हैं, जिसमें 40,000 कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। हमला 2020 हमारे पास अवसर है ऐसे सम्मानित वर्ग के साथ मिलकर काम करने का,
आज हमला की परिभाषा ही जल के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक श्रमदान करना है और चमकते परिणाम प्राप्त करना होता जा रहा है, यानी कि इनका ये परिभाषा, राइट। तो देखो अभी मैं आपको आसान भाषा में पूरी चीज समझाता हूँ, यह हमला अभियान था क्या। तो हमला अभियान में हमें देखने को मिला, स्पेशली जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं गाइस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली खुद ब खुद, जैसे कि उनके यहाँ पानी की समस्या जब हुई थी तब इन्होंने सोचा कि हमें किसी की भी मदद नहीं चाहिए पानी की समस्या को पूरा मतलब ठीक करने के लिए। इन्होंने खुद ब खुद काम करना शुरू किया, खुद ब खुद इस प्रकार की व्यवस्था यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू किया, खुद ब खुद श्रमदान करना शुरू किया और पानी की पर्याप्त व्यवस्था इन्होंने कर ली, राइट। तो ये वाली चीज हमें इस प्रकार की देखने को मिली, यानी कि इन्होंने किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी की या हेल्प की जो है वो डिमांड नहीं करी कि हमें बाहर से कोई मदद चाहिए, इन्होंने खुद ब खुद जो है वो कार्य करना शुरू किया, राइट। तो ये वाली चीज इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। और ये झाबुआ के वनवासी ने ये कार्य को शुरू किया था, हमला अभियान 2020 को शुरू किया था। आज की डेट में हमला अभियान 2020 को प्रमोट किया जाता है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं पानी वगैरह से रिलेटेड, तो सब साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंटूर ट्रेंच जो है वो बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है कंटूर ट्रेंच वगैरह का, जिससे कि पानी वगैरह जो है वो वेस्ट ना हो, राइट। कि स्टेप्स वगैरह कुछ बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, जिससे कि पानी वगैरह जो है स्टोर किया जा सके, राइट, और पानी वगैरह वेस्ट ना हो। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ कंटूर ट्रेंचिंग की। कंटूर ट्रेंचिंग इज एन एग्रीकल्चर टेक्निक, ये एक एग्रीकल्चर टेक्निक है दैट कैन बी इजीली अप्लाइड इन एरिड सब सहारा एरियाज। एरिड सब सहारा एरियाज में इसको इजीली अप्लाई किया जाता है टू अलाउ वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन एंड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन के लिए, मतलब पानी को संरक्षित करने के लिए और मिट्टी को संरक्षित करने के लिए ये कंटूर ट्रेंचिंग इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। इससे क्या रहता है, रेन वाटर जो होता है वो इमीडिएटली हिल से नीचे नहीं उतरता, तो ऐसे गड्ढे वगैरह बना दिए जाते हैं, स्टेप्स वगैरह कुछ तैयार कर दी जाती है, जिससे कि पानी जो है वो उसको स्टोर किया जा सके और मिट्टी को भी स्टोर किया जा सके कि मिट्टी भी जो है वो बहे ना। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है कंटूर ट्रेंचिंग के अंदर। तो कंटूर ट्रेंचिंग जो है वो अभी तैयार की जा रही है। और इवन एक आर्टिकल भी है जिसकी लिंक मैंने दे दी है, तो ये आर्टिकल है, आप चाहें तो इस आर्टिकल को भी पूरा पढ़ सकते हैं कि हमला क्या है। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूं कि हमला भील समाज में एक मदद की परंपरा है। क्या है? भील समाज में एक मदद की परंपरा। जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने संपूर्ण प्रयासों के बाद भी अपने पर आए संकट से उभर नहीं पाता है, तब उसकी मदद के लिए सभी ग्रामीण भाई बंधु जुटते हैं और अपने निस्वार्थ प्रयत्न से उसे मुश्किल से बाहर ले आते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कोई मुश्किल में है तो सब साथ में मिलकर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। यह एक ऐसी गहरी और उदार परंपरा है जिसमें संकट में फंसे व्यक्ति की सहायता तो की जाती है, पर दोनों ही पक्षों द्वारा किसी भी तरह का एहसान ना तो जताया जाता है ना ही माना जाता है। यानी कि ऐसा है कि मतलब सब मिले, सबने एक्टिविटी करी और फिर सब चले गए, यानी कि उनको उनकी एक्टिविटी करने का ना मतलब उनको ये सोचना है कि उन्होंने किसी की मदद करके एहसान कर दिया, या फिर किसी को ये सोचना है कि किसी ने किसी की मदद करी तो सामने वाले ने उसके ऊपर एहसान कर दिया। तो ये कोई एहसान वाली भावना नहीं लेकर आनी है। सब साथ में मिलेंगे, सब साथ में इक्वली समझेंगे कि यार ये कार्य जो है वो कलेक्टिव है, सभी का एक साथ ही है। और ये परस्पर सहयोग, कलेक्टिव जो सहयोग और सहारे की यह परंपरा दर्शाती है कि समाज में एक दूजे की मजबूती कैसे बना जा सकता है। किसी को भी मझधार में अकेले नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उसे निश्चल मदद के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। और कहानी जो है ये झाबुआ की और परंपरा हमले की हमें देखने को मिलती है। तो वैसे तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि झाबुआ के बारे में, कि झाबुआ के वनवासी जो है वो इनके द्वारा इस चीज को शुरू किया गया था। और आपको भील थोड़ा सा ध्यान में रखना है, भील कम्युनिटी, ठीक है, इनके द्वारा ये चीज हमें देखने को मिली थी, शुरू की गई थी, ठीक है। तो उनके ऊपर जो आपदा आई थी, पानी की समस्या आई थी, तो उसको उन्होंने खुद ही, सब पूरी कम्युनिटी ने मिलकर ही वो पानी की समस्या को रिजॉल्व कर लिया। उन्होंने किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की हेल्प तक नहीं मांगी। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अलावा 22 फरवरी 2020 में पश्चिम रेलवे मंडल, वेस्टर्न रेलवे डिवीजन का पहला हेल्थ एटीएम मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। इसके मध्य ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की ब्लड शुगर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर सहित अन्य विभिन्न जांच स्टेशन पर ही की जा सकेगी और तत्काल रिपोर्ट भी प्राप्त किया जा सकता है। तो बताया जा रहा है कि वेस्टर्न रेलवे स्टेशन
या डिवीजन जो हम लोग को देखने को मिलता है वेस्टर्न रेलवेज के जो स्टेशन है, तो वहां पर पहला हेल्थ एटीएम मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर लगाया गया। तो मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन पर पहला हेल्थ एटीएम, इस एटीएम पर जाकर लोग अपनी ब्लड शुगर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट जो है वो तुरंत हासिल कर सकते हैं वहीं पर ही खड़े खड़े। तो ये बेहतरीन चीज है, ये रिपोर्ट निकालने वाली मशीन, राइट। अब फरवरी से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ध्यान में रखना, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित किया है। तो याद रखना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित करने वाला मध्य प्रदेश के अंदर हमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देखने को मिल रहा है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है। और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन में कहा गया कि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सीमा से 0 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो है वो घोषित करेंगे। और ये जो एरिया होगा वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र अधिसूचित नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि मैंने भी यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स की जो क्लासेस आपकी डेली आती है उसमें आपको पढ़ाया हुआ है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो होता है तो उसके 2 किलोमीटर का जो रेंज होता है वहां पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो वो टोटली मतलब किसी भी प्रकार की किसी तरीके की ना कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो सकती है, ना किसी प्रकार की एक्टिविटी, नहीं कि उस एरिया को पीस शांति में रखा जाता है क्योंकि संरक्षण करनी होती है, राइट, इस एरिया की। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पर इसको घोषित करते हुए प्रोटेक्शन जो है वो दी हुई है राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और पर्यावरण मंत्रालय ने साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को जोनल मास्टर प्लान तैयार करने को भी कहा है, आदेश दिया है। इससे जो रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरिया जो है, निरावृत क्षेत्रों की बहाली, वर्तमान जलाशय जो रिजर्वायर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसका संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कैचमेंट एरियाज, भूजल प्रबंधन यानी ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट, मिट्टी एवं नमी के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर, स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं और परिस्थितिक और पर्यावरण, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऐसे अन्य पहलू पर भी ध्यान देने में सहायता मिलेगी जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी मध्य प्रदेश जो है वो जोनल मास्टर प्लान भी तैयार कर रही है कि जिससे कि एनवायरनमेंट को और बेटर बनाया जा सके, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं उनको और बेहतर तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जा सके इस चीज के लिए। अब मध्य प्रदेश शासन के गोंड कला वर्ष, याद रखना गोंड कला वर्ष, इसके तहत उस्ताद अलीउद्दीन खान कला अकादमी में सांप्रदायिकता के विरुद्ध कला प्रदर्शन सद्भव यानी कि आर्ट एग्जीबिशन हार्मनी अगेंस्ट कम्युनलिज्म का आयोजन 7 मार्च 2020 को किया गया। तो गोंड कला वर्ष के तहत बताया जा रहा है कि उस्ताद अलीउद्दीन खान कला अकेडमी जो है वहां पर ये आर्ट एग्जीबिशन हार्मोनी अगेंस्ट कम्युनलिज्म जो है वो हमें देखने को मिला, राइट, इसका आयोजन किया गया। और मध्य प्रदेश कुश्ती अकेडमी की खिलाड़ी पूजा जाट और प्रियंका यादव ने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्राउन्स मेडल जो है वो जीता है और मध्य प्रदेश कुश्ती अकेडमी भोपाल में है। तो ये वाली चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। आगे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, एक ऑर्डर जो है वो रिलीज किया जिसमें राज्य सरकार को राज्य के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, बैन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, राइट। और यह भी निर्देश दिए गए हैं कि शैक्षणिक संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और उपभोक्ता के लिए अन्य सस्ती सामग्री के बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स बनाए जाए। और ये जो ऑर्डर है, ये जो डायरेक्शन है, ये ग्वालियर में विभागीय पीठ जो हम लोग को देखने को मिलती है कोर्ट की, राइट, बेंच जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसने जो उद्योग वगैरह जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, जो एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो उसका प्रोडक्शन करती हैं और कहा गया है कि उसके प्रोडक्शन और उसके उपयोग को तुरंत जो है वो रोकना है। तो ऐसा निर्देश जो है वो जारी किया है हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण की बात करें हम लोग, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मेन अट्रैक्शन की बात करें तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के
त्रि जंक्शन पर स्थित है। तो बीच में ये हमें देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन में। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले में 435 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 75% घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है और राष्ट्रीय चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1979 में हुई थी। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ताजा पानी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन, ताजे पानी के कछुए की 9 प्रजातियां और पक्षियों की 180 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों सहित 330 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भारतीय गिद्ध और गेट स्पॉटेड ईगल भी शामिल है। और सदियों तक बरसात और बाढ़ के कारण मिट्टी के कटने से चंबल घाटी का निर्माण हुआ था। तो ये भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मुख्य उद्देश्य घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ के मुताबिक चंबल को चरमन्यावती के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चरमन्यावती के नाम से कौन सी फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क हमें देखने को मिलती थी? तो चंबल। तो आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा इको सेंसिटिव जोन जो हमें देखने को मिलते हैं, इको सेंसिटिव जोन, तो या फिर जिसको पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र कहा जाता है और संरक्षित क्षेत्र, ये हमें देखने को मिलते हैं राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र होते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, देखो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो होता है वो 2 किलोमीटर के एरिया तक हम लोग को देखने को मिलता है। और इको सेंसिटिव जोन जो होता है, जोन, ये बेसिकली जो भी प्रोटेक्टेड एरिया जो होता है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस पर ये जोन हमें देखने को मिलता है, इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन को भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको नोटिफाई किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यानों यानी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देश के अंतर्गत निषिद्ध उद्योगों, फॉरबिडन इंडस्ट्री को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है। यानी कि वो इंडस्ट्री जो कि पोल्यूशन वगैरह करती है, या नॉइस पोल्यूशन हो गया, या एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं किया जाता है यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए। इवन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो होते हैं वहां पर भी इवन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है कोई भी प्रकार की इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप हो, किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट वहां पर स्टैब्लिश हो, राइट। अब आगे की बात करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च के अवसर पर कार्टूनिस्ट श्री हरिओम तिवारी की बाघों को समर्पित कार्टून वाली एक किताब है टाइगर स्पीक का विमोचन किया। अब देखो ये चीज ध्यान में रखना, टाइगर स्पीक करके ये किताब है। और ये किताब जो है वो किसकी है? ये हमें श्री हरिओम तिवारी जी की देखने को मिलती है जो कि कार्टूनिस्ट है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को, ध्यान में रखना। तो इस दिन ये किताब जो है वो रिलीज करी, हमने देखने को मिली कि यानी कि इस किताब के बारे में जो है वो बातचीत करी मुख्यमंत्री जी ने। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या बातचीत करी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किताब जो है वो किसकी, कई बार किताब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ये फलाना किताब जो है वो किसकी है। और मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, इनका अभी अपॉइंटमेंट किया गया है, यानी कि अपॉइंट हुए हैं ये 4 मार्च 2022 तक ये अपने पोस्ट पे रहने वाले हैं डीजीपी की पोस्ट में। 5 मार्च को इनको अपॉइंट किया गया और ये इंडियन पुलिस सर्विस के 1984 बैच के ऑफिसर हैं और इनका नाम है श्री विवेक जौहरी। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो ध्यान में रखना कि नए डीजीपी मध्य प्रदेश के हैं विवेक जौहरी, राइट। और इन्होंने किसका स्थान लिया? श्री वीके सिंह जी का स्थान लिया, राइट। और श्री वीके सिंह को खेल निदेशक डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स के पद पर नियुक्त किया गया है। अब देखिए, नमस्ते ओरछा की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा शहर में नमस्ते ओरछा महोत्सव 6 से 8 मार्च 2020 के बीच में हुआ। ओरछा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ अपने राम राजा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, राम राजा मंदिर कहां पर है? तो ओरछा, ध्यान में रखना। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? कि राज्य के ऐतिहासिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल वेल्थ, वस्तुकला आदि को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करना है। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव इस हम लोग को महोत्सव का देखने को मिला है, नमस्ते ओरछा महोत्सव का। इसके अलावा ओरछा को 16वीं शताब्दी में
बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप द्वारा स्थापित किया गया था। तो ओरछा को किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रुद्र प्रताप के द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 16वीं सेंचुरी के ये बुंदेला राजपूत शासक थे। बुंदेला राजपूत रूलर के तौर पर हमें देखने को मिले थे। ये ओरछा में और क्या क्या जगह है? तो राजाराम मंदिर, राजा महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये चीज पूछी जा चुकी है लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में। जहांगीर महल के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो याद रखना ये सब चीजें जो है वो, और भी काफी सारे मंदिर जो है वो ओरछा में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के विंध्यन क्षेत्र की गौरव बेटी फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी को वर्ष 2019 के नारी शक्ति का राष्ट्रपति पुरस्कार जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक गौरवमयी समारोह में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया गया। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस दिन बताया गया था 2020 में जो फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी जी को जो है वो पुरस्कार मिला था। वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी शक्ति का पुरस्कार जो है वो मिला था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अवनी चतुर्वेदी जी के बारे में बात करें तो वर्ष 2019 में अकेले फाइटर जेट उड़ाकर एक रिकॉर्ड जो है वो इन्होंने रचा है। और अवनी को पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए और एक सिटिएशन दिया गया था, प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2019 की बात हो रही है। तो 2019 दिसंबर में जारी की गई थी ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश बताया गया। मध्य प्रदेश के 77,482 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर वन विस्तार है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया हमें देखने को मिलता है इतने बड़े एरिया पर। और मोस्ट फॉरेस्ट कवर वाले राज्यों में द्वितीय स्थान यानी कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जहां पर है, तो उस मामले में सेकंड एरिया पर हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो, एक तो होता है फॉरेस्ट क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया, राइट, प्रॉपर एरिया, और एक होता है फॉरेस्ट कवर, मतलब कि एक फॉरेस्ट एरिया और उस फॉरेस्ट एरिया में कितने पेड़ हैं, राइट, कितने यानी कि ज्यादा मात्रा में पेड़ है। जैसे कि एक फॉरेस्ट एरिया, इसमें अगर एक बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया, इसमें अगर 3 पेड़ हैं, और एक छोटा सा फॉरेस्ट एरिया जिसमें अगर 4-5 पेड़ हैं एक छोटे से एरिया पर, राइट, तो मतलब कि फॉरेस्ट कवर किसका ज्यादा है? ये छोटे वाले एरिया वाले का ज्यादा है, कि उस छोटे एरिया पर बहुत सारे पेड़ जो है वो लगाए गए, फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत सारे हैं। तो मोस्ट फॉरेस्ट कवर के मामले में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, प्रथम स्थान जो है वो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। बट एरिया वाइज हम लोग जो है, या क्षेत्र के मामले में हम लोग जो है वो टॉप नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। और सबला महिला सभा की यहां पर बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को प्रदेश की सभी 22,812 ग्राम पंचायतों में सबला महिला सभा का आयोजन किया गया। तो याद रखना, सबला महिला सभा। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास, लोक परंपराओं तथा सामाजिक कुरीतियों, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोक ट्रेडिशन और सोशल प्रैक्टिसेस जैसे विषय पर चर्चा की गई सबला महिला सभा में। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सुश्री भावना डेहरिया ने 9 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो मतलब कौन सी है? तो माउंट कोसियुस्को, या फिर ये बन सकता है कि माउंट कोसियुस्को जो है वो कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया, आप ध्यान में रखना। पर भारत का तिरंगा फहराया इन्होंने, राइट। सुश्री भावना डेहरिया ने भारत का तिरंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर फहराया, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी में। माउंट कोसियुस्को की ऊंचाई जो है वो 2228 मीटर की है। और सुश्री भावना डेहरिया इससे पूर्व माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर भी ये चढ़ चुकी हैं। और श्री एम गोपाल रेड्डी को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में 16 मार्च 2020 को अपॉइंट किया गया। श्री एम गोपाल रेड्डी 24 मार्च 2020 तक इस पद पर रहने वाले हैं, राइट। और बताया जा रहा है कि इस कारण एम गोपाल रेड्डी मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य सचिव बन गए हैं। तो सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के अंदर कौन है? तो एम गोपाल रेड्डी 16 मार्च से मात्र 24 मार्च 2020 के पीरियड में इन्होंने सर्व किया था, राइट। 16 मार्च से 24 मार्च का बस इनका पीरियड था। श्री इकबाल सिंह बैस की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 मार्च 2020 को वर्ष 1985 के 1985 के बैच के
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री इकबाल सिंह बैस को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। और इससे पहले कौन थे? गोपाल रेड्डी, जिनका टेन्योर सबसे कम समय का हमें देखने को मिला था। उसके बाद फिर 24 मार्च को नए हम लोग को एक चीफ जो है वो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नए हम लोग को अब देखने को मिल रहा है, 1985 के आईएएस ऑफिसर, राइट। इसके अलावा श्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ग्रहण करी। तो फोर्थ टाइम शपथ जो है वो ग्रहण करी है शिवराज सिंह चौहान ने। और श्री शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें तो मध्य प्रदेश के 32वें क्रम के तथा व्यक्तिगत रूप से 19वें मुख्यमंत्री हैं, यानी कि पर्सन वाइज 19 चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और अगर बात करें टेन्योर वाइज तो 32nd नंबर पर ये हमें देखने को मिल रहा है चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड भी इनके नाम पर है। सबसे ज्यादा टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर के पद पर शिवराज सिंह चौहान हमें देखने को मिलते हैं। और 26 मार्च 2020 को पुरुपेंद्र कौरव और दूसरी बार मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पद यानी कि एडवोकेट जनरल पर पद पर पोस्ट पर नियुक्त किया गया। तो याद रखना, पुरुपेंद्र कौरव को दूसरी बार एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल की पोस्ट के लिए इनको अपॉइंट किया गया। इससे पहले वर्ष 2013 में वे इस पद पर नियुक्त किए गए थे। 2013 के बाद फिर अब फिर से मार्च 2020 में इनको फिर से एडवोकेट जनरल के पद के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। तो ये थी मार्च 2020 की न्यूज। अब अप्रैल 2020 की न्यूज जो है वो हम लोग नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और ये जितने भी मैं टॉपिक्स हैं आपके फटाफट पूरे कवर करा दूंगा। जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स पूरे मध्य प्रदेश के कवर करा दूंगा। इसको आपको एटलीस्ट एग्जाम देने से पहले 3 से 4 बार जरूर सुन लेना इस पूरे लेक्चर को, राइट। तो उससे क्या रहेगा कि आप कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो फिर आप उसको स्किप नहीं कर पाओगे, तुरंत आप रिकॉल कर जाओगे, ठीक